हेलो नमस्कार, मैं स्मित कुमार आप सभी का स्टोरी जोश पे स्वागत करता हूँ। अब हम यहाँ पे यूपी आर ओ के लिए जो है जब भी जीएस की क्लास करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री में दो सेक्शन एक साथ आएंगे, एक एंशियंट और एक मॉडर्न, मीन्स प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करते हैं और जब ये से ख़त्म हो जाएंगे फिर हम साइंस पढ़ेंगे, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री तब फिर बायो। इस तरह से करके कुछ करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, बट एग्जाम तक है कि जो कम PYQ है, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी हम एक बार रिवीजन अच्छे से कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि सबसे पहले पाषाण काल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पाषाण काल से जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उससे फिर रिलेटेड जहाँ पे तथ्य है वो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ ही। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मीन्स ये कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण थे वो मध्य पाषाण काल में कहाँ से उसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। मीन्स कहाँ से अवशेष प्राप्त, जैसे पता चले कि वहाँ पे हम हड्डी के आभूषण जो है वो यूज किया करते थे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये सराय नाहर राय से भी और महदहा दोनों जो है बेसिकली ये यूपी में है, वहाँ से ही ये पता चला है। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन में मध्य पाषाण कालीन स्थल महदाहा प्रतापगढ़ जिला में है, ये याद रखिएगा। जो यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से पूछा जा सकता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है GR शर्मा ने, झील क्षेत्र, उचरखाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान। सब जगह से जो है बेसिकली पता होगा कि यहाँ पे हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे, इनकी जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श में उन्होंने महदाहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा, ये यहाँ पे नहीं है बट इसका भी नाम हमें याद रखना होगा, दमदमा, तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मीन सभी कथन और कारण है, उसके बेसिस पे जो है 2 स्टेटमेंट है दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें इसको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। मीन्स जैसे पहला जो हमारा कथन है यहाँ पे, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया। ठीक है, दूसरा इसका जो कारण दे रखा है कि अब क्यों उन्होंने प्रवर्जन किया, मीन्स क्यों प्रस्थान किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, मीन्स शुष्कता जो है वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा थी। तो ये पहला जो ऑप्शन करा कि दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या करता है, तो एग्जैक्टली यही रीजन था। ठीक है, उन्होंने अपने बुक में कहा है कि खुदाई के बाद यह अवधारणा थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूख है, जब ड्राइनेस हो गया तो सूखा हो गया, जब सूखा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, पानी की तलाश में जल की तरफ ही, पानी के जहाँ पे नदी होगी समुद्र होगी उसकी तरफ ही जाएंगे, तो उन्होंने गंगा घाटी में प्रवास किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्रिक जो एज बोलते हैं हम उसके लिए, तो ये जो है यहाँ पे अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली वो पता होगा कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है बेसिकली वो रायसेन जिला में है। ठीक है, वहाँ से में भीमबेटका के शिलाश्रय और गुफाएं मिले। भीमबेटका की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। ओके, जबकि अदर जो अजंता हो गए या फिर बाघ हो गए, तो ये जो है यहाँ से शैलकृत गुफाओं की चित्रकला यहाँ पे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ पे हमें प्राग ऐतिहासिक काल कह रहा, जिसके बारे में इतिहास में हम उसका कुछ उल्लेख नहीं है, मीन्स कुछ भी हमें अवशेष जैसे मिले हैं बस, बट अदर कुछ भी उसका लिखित कुछ भी या फिर ऐसे विवरण नहीं है। अब यहाँ पे कहे कि मध्य पाषाणिक जो स्थल है वो जो है पश्चिम से पूर्व, जैसे कि हम पता होगा ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम, तो पश्चिम से जो है हमें पूर्व की तरफ सजाना है कि ये कौन सा हमारा सही है। पैसरा, लेखहिया। ठीक है, तो महदहा हमने पढ़ा कि अभी जो है यह प्रतापगढ़ में है, मतलब ये भी यूपी में है। ठीक है, उसके बाद जो है लेखहिया, ये भी जो है बेसिकली यूपी में ही है, यह मिर्जापुर में है।
उसके बाद जो है पैसरा, यह जो है बिहार में है, और बिरभानपुर जो है वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या, महदहा सबसे पहले, प्रतापगढ़ यूपी, फिर लेखैया मिर्जापुर में है, सो फिर पैसरा बिहार में, और फिर बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में। ओके, अब इस पे जो कुछ फैक्ट्स हैं पहले उनको भी हम साथ साथ कर लेते हैं। पाषाण काल के, तो पशुपालन का जो प्रारंभ है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। अच्छा, पाषाण काल में जैसे पता होगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में हम उसको डिवाइड करते हैं। मीन्स तो पूरा मध्य पाषाण काल में जो है मीन्स मेसोलिथिक पीरियड में जो है ये माना जाता है। तो पॉइंट ये हमें याद रखना है। दूसरा है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम, और बुर्जहोम जो है यह जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से जो है वो मीन्स ऐसे कहा जाता था कि जो जिस आदमी का जो पालतू जो कुत्ता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो कुत्ते को भी जो है बेसिकली इंसान के साथ ही जो है रखकर दफना दिया जाता था। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो मानव कंकाल के साथ जो है फिर वो कुत्ते के भी कंकाल वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, ये हमें याद रखना है। खाद्यान्नों का उत्पादन जो होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ जो ग्रेन्स यहाँ पे हम बोले, ये जो है नव पाषाण काल न्योलिथिक पीरियड में सबसे जो बाद का जो पीरियड है वहाँ से शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले जो स्थल है वो लहुरा देव, यहाँ जो हमें चावल मिले हैं। मेहरगढ़ में हमें गेहूं के साक्ष्य मिले। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लहुरा देव से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले। क्लियर है। मेहरगढ़ जो है यह बलूचिस्तान, यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मीन्स पाषाण संस्कृति से लेकर के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से लेकर जो सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें मिले हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। ये याद रखना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको यह बताना है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, क्या स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट में इसको बताइए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी संस्कृति के बारे में। ठीक है, ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। हिस्ट्री, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है, ये भी हमें याद रखना है। पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो खोजे गए हैं, जो भी अवशेष मिले हैं, वही उसी से जो है हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से पता चलता है जो अन्वेषण से, पुरातात्विक अन्वेषण से पता चला कि हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा मीन्स ब्रॉन्ज, स्वर्ण, गोल्ड और कॉपर और सिल्वर की जानकारी इनको पहले से पता थी। हड़प्पा वासी चांदी, सिल्वर मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य जो स्रोत थे वो अफगानिस्तान और ईरान में भी, वहां से भी जो है वो बेसिकली बिजनेस, पता हुआ कि उनका ट्रेड चलता था उस टाइम भी। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिल रही है। जो हल जैसे जैसे खेत की जुताई होती थी, जो वाली जो है वो बनावली से जो है यह मिली हुई है, पक्की मिट्टी की हल बनी हुई थी। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मीन्स ग्रेट बाथ जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो, माउंट्स ऑफ डेड भी इसको बोलते हैं, आएगा हमें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी यहाँ की नगर नियोजन को माना जाता है। नगर संरचना जो थी इसकी बहुत ही आधुनिक थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता होगा कि जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी। सभी जो है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत डेवलप्ड था, विंडो ये सब जो थे बहुत थे, ये चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिंधु सभ्यता और संस्कृति के बारे में। पहला जो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि अब ये हड़प्पा स्थिति की कुछ बस्ती है और वो किस नदी के किनारे स्थित थी। अच्छा, अब ये भी जैसे पता हुआ कि कोई भी जो
सभ्यता बसी है तो वो या तो किसी भी नदी के किनारे ही है, कि जहाँ पे जल होगा वहाँ से जो उनको जीवन के लिए जो है पास में जैसे होगा, तो वहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं तो जो भी खाद्यान्न जो उत्पादन करने के लिए जल की नीड होगी वहाँ से वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये बताना है कि इससे हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे थी, तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे थी। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, लोथल लोथल जो है बेसिकली भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ जो है वह सतलेज नदी के किनारे थी। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, वही हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित थी। ये सभी जो है बेसिकली सिंधु घाटी की जो कुछ बस्ती थी। अब विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हमने अभी पढ़ा है कि यह मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा जैसे इसकी पता होगा कि इसकी लेंथ और विड्थ मीन्स कितना था, तो वो आप बताएंगे कमेंट में कितनी फीट की थी। यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। अभी हमने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, तो ये किस लिए जाना जाता है उसके बारे में, तो अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल, नगर नियोजन के लिए यहाँ बताया कि नगर जो है बहुत आधुनिक तरीके से बनाए गए थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा इसकी बस्ती थी, उसके लिए भी जाने जाते हैं। अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, और अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था, तो ये था धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त था। ये एक आयताकार नगर था। इस नगर को 3 भागों मीन्स किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया जाता था। ये हमें ध्यान में रखना है कि धौलावीरा को जो है वो किला, मध्य नगर और निचला नगर में, सबसे ऊपर हो गया किला, सबसे फर्स्ट नंबर पे हो गया है, तो सबसे ऊपर, फिर बीच वाला हो गया हमारा मध्य नगर, और सबसे जो नीचे का जो पार्ट था जिसको हम निचला नगर बोलते हैं, मीन्स इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि समाज में उस टाइप के जो डिवीजन थे उसके अकॉर्डिंग थे, जो ये इलाइट पर्सन थे उनके लिए, या मिडिल क्लास के लिए, और जो ये डेली वेजर्स थे जैसे बोल सकते हैं उनके लिए था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है, ये बेसिकली हमें बनाना है। तो ये जो है हाथी दांत का पैमाना जो है वो लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, और लोथल जो है पता होगा कहाँ पे है आप लोगों को, तो कमेंट में बताइए। राजस्थान। अब इसके जो फैक्ट्स है उनको जानते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता तो प्रमुख नगर थी, पता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मीन्स यहाँ पे सिंधु घाटी तो पता है कि जैसे सिंधु नदी थी, इंडस रिवर जिसको हम बोलते हैं, तो उसके वजह से हो गया। अच्छा, जब वो हम उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले जो पूरा स्थल स्थल जो मिला, हड़प्पा मिला, उसके वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, लोथल। अच्छा, लोथल से पतने बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, पता होगा कि पतन जो बंदरगाह जो पोर्ट होंगे तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे जिसके किनारे समुद्र होंगे। ठीक है, तो गुजरात हो गए, मुंबई हो गए, जैसे ये सभी क्या थे बेसिकली जहाँ से समुद्र ट्रेड किया जा सकता था बंदरगाह के। चनहू दारो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। वक्राकार का मतलब हुआ कि क्या, जो टेढ़ी है, जो सीधी ईंटें जैसे बनती है, तो वो वैसे नहीं है, ये होगा कुछ टेढ़ा जैसे भी हो। सिंधु सभ्यता की मोहर पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबर वाले बैल का है, कहीं पे होता है कि कहीं सांड भी है, बट ये बैल है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस फर्स्ट मेटल कौन था जिसका इंसानों ने यूज किया, तो वो था तांबा, कॉपर। ओके। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। जैसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है तो कहाँ पे, सिंधु नदी की घाटी। जैसे मैंने तो वही है, अलग अलग
नदी है, उसमें अलग अलग उसके पार्ट है, वहाँ पे बसती है। तो वैसे ही जो है मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी की घाटी में डेवलप हुई। ठीक है, इसलिए मिस्र को जो है हम नील नदी का उपहार मीन्स गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे, मीन्स ये सभ्यता जो थी वो मातृ शतात्मक। ठीक है, अब वहाँ से जो है बेसिकली कुछ धातु और प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं, और वो कहाँ कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में वो कहाँ कहाँ से मिले हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तांबा, ये हमने पढ़ा कि क्षेत्रीय राजस्थान, अफगानिस्तान, और ये भी पढ़ा था कि ईरान से भी उसका व्यापार चलता था। तो यह जो मिला है यहाँ पे क्षेत्रीय राजस्थान और बलूचिस्तान से, लाजवर्द यह अफगानिस्तान से, बदख्शां से, फिरोजा टीन जो है वो ईरान से, चांदी राजस्थान की यही, जावर अजमेर खान से अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान शिलाजीत हिमालय गोमद गुजरात से। ठीक है, आगे चलते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल में अब यहाँ पे जब आ गए तो आर्य आ गए। तो आर्य संस्कृत का भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, या मीन सिंपली त्रयी भी इसको बोलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें अथर्ववेद नहीं है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का शब्द मिलता है। ऋग्वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई। ठीक है, अब हम आगे अभी पहले इसको देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करें। इस ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति के लिए जो भी मंत्र है यहाँ पे इनमें है वो तो है। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिवेदी और सामवेद को संगीत के लिए जो स्पेशली जाना जाता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। अथर्ववेद जो है सबसे बाद का जो वेद है, ये अगर पूछा जाएगा सबसे बाद का वेद कौन सा है तो अथर्ववेद, सबसे पहले सबका वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिले। अभी भी यही पोस्टर आपको मिलता है, तंत्र मंत्र वशीकरण कुछ कराना हो तो वो सभी चीजें अथर्ववेद वाले ही है। अभी भी निषद दर्शन पे आधारित पुस्तक है। निषद जो है बेसिकली वो फिलोसफी पे आधारित है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, सिंधु नदी का जो ऋग्वैदिक काल था उसमें इसका, क्योंकि ऋग्वेद में जो है इसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। वरुण देवता को जो है ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। बृहस्पति देवता को जैसे पता होगा कि देवों के गुरु है को कहा जाता है, तो इसलिए देवताओं के ये पुरोहित माने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव को माना है। ठीक है, नॉर्थ पोल को बताया उन्होंने। वैदिक काल में जब वो यज्ञ की प्रधानता थी, चूंकि ऋग्वेद यहाँ पे वेद जब हुए तो ऋग्वेद जब थे तो वहाँ पे सभी के सभी मंत्र सब देवताओं के लिए ही हैं, तो यहाँ पे बताया गया, इसलिए यहाँ पे क्या थी यज्ञ की प्रधानता थी। दशराज्य युद्ध मतलब कि 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुष्णी नदी, जिसको अभी रावी नदी बोलते हैं, उसके तट पे लड़ा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ, यौ का मतलब जो है जौ से संबंधित। वैदिक काल में सभा एवं समिति 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। उस टाइम हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप हुआ करते थे। अभी जो प्रेशर ग्रुप हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं तो उस टाइप के सभा और समिति हुआ करते थे। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसमें लगभग इंद्र के लिए जो है 250 सूक्त समर्पित है। 228। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला
अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो पशुपालन प्राचीन काल में, और बाद में जो हो गया वो फिर कृषि। के बाद तो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उससे पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले फिर उसको कर लेते हैं। अब एक तरफ जो है यहाँ पे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साइट्स हैं, और बेसिकली यहाँ पे जो है या फिर उसके बाद खोज किसने की थी सोच लीजिए। हड़प्पा का पता होगा किसने, दयाराम साहनी। ठीक है। हस्तिनापुर बीबी लाल, और तक्षशिला तो तक्षशिला होगा जॉन मार्शल। कौशाम्बी तक्षशिला हड़प्पा का जो है वो दयाराम साहनी हो जाएंगे। और अगर फिर हस्तिनापुर के हो जाएंगे बीबी लाल। तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एन मजूमदार। तो ये एक ऑर्डर है, याद रखना है आपको। हड़प्पा दयाराम साहनी, ठीक है। हस्तिनापुर बीबी लाल, यही है ना, ठीक है। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एनजी मजूमदार। तो ये एक ऑर्डर है, इनको याद रखना है ये। और पता हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम जो है यहाँ पे बताना है निम्नलिखित सभ्यताओं का। ये अलग अलग सभ्यताएं हैं के बारे में बताना है कि उत्तर से दक्षिण की। तो थोड़ा इनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं। एजिटेक सभ्यता का जो विस्तार था वो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पे हुआ। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा है ये जो एजिटेक है, इसका है, माया है और इंका है, इनके बारे में बेसिकली हम जानते हैं। एजिटेक सभ्यता का विस्तार जो है वो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पे हुआ था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिण मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। ठीक है। इसी प्रकार एजिटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में माया हो गया। ठीक है। मध्य मैक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला मीन्स उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरस तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे सबसे पहले कौन आएगा, एजिटेक। ठीक है, मीन्स उत्तर से दक्षिण, उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, तो एजिटेक हो जाएगा, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। क्लियर है। इसको 2-3 बार देखेंगे ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पुराना देखिए यहाँ पे अभी जैसे हमने पढ़ा, सबसे पुराना वेद कौन सा होगा, तो पता है कि ऋग्वेद होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना इसको आंसर बताने हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जैसे हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में बेसिकली क्या है, तो बेसिकली ऋग्वेद में क्या क्या है, तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, जो भी मंत्र हैं जो बेसिकली पूजे आहुति के लिए सो सभी है। यजुर्वेद में बेसिकली क्या है, तो स्रोत और कर्मकांड के लिए है। सामवेद पता हमने बताया कि संगीत के लिए है, ये संगीत का जनक एक तरह से बोल सकते हैं, जो भी उत्पन्न हुआ है वह सामवेद से ही हुआ है। और अथर्ववेद जितने भी तंत्र मंत्र वशीकरण जो है ये सभी यहीं से। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे संगीतमय स्रोत है, इसलिए यहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई है। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं,
और 5887 मंत्रों के तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है? श्रुतु असंकलन है। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो होगा पढ़े होंगे आप लोग, ठीक, या फिर संस्कृत की कहानी में नचिकेता और यम मीन्स यमराज के बीच जो है, नचिकेता एक छोटा बालक रहता है, उनके बीच जो है एक संवाद है। तो यह जो है हमें कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है। श्रीमद् भागवत जो कह रहा, जो गीता है बेसिकली मौलिक रूप से जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत में लिखी गई थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन जो हुआ था असुर और देवताओं के बीच में, तो उसमें किस सर्प ने रस्सी के रूप में काम किया था? तो पता होगा जिनको, सर्प वासुकी था वो। ठीक है, कालिया था, जैसे जहाँ पे के फन पे डांस किए थे ऐसे, ये मथुरा जो गोकुल की कहानी थी, तो शेषनाग जो इसमें विष्णु भगवान विराज करते हैं, और वासुकी नाग यही थे जो समुद्र मंथन में हुआ था। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो वैदिक कर्म कांड में जो है होता जो है, इसका मतलब ये जो कर्म कांड हुए सभी ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या जिसको कहा गया, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं वो मारना नहीं चाहिए, हत्या नहीं की जानी चाहिए, तो ये कहा गया है बेसिकली गाय के लिए। ठीक है। इसलिए जो है उस टाइम में जो भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा ये सब दिया जाता था, या जो भी बड़े देखे होंगे जो भी लड़ाइयाँ होती थी वो सभी मैक्सिमम गाय को लेकर ही हुआ करती थी। वैदिक काल में गाय अघन्य न मारे जाने योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने तक की व्यवस्था वेदों में की गई है। समझे? अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, और ये पता हुआ कि यह कहाँ पे है? नेपाल। के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी कोलीय गणराज्य कन्या थी। ये हमें ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ये याद रखना है। कुशीनारा में, फिर इसको कुशीनगर भी होता है, 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में जब ये शरीर जो त्याग दिए इनको महापरिनिर्वाण कहा गया है। जैसे घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जब शरीर त्याग किए महापरिनिर्वाण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण में घर से जब निकले उसके बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध, अलार कलाम, ये जो है इनके फिलोसफी के प्रथम, बोले दर्शन शास्त्र के जो है ये प्रथम गुरु थे। आश्रम पहुंचे, उनसे दीक्षा ली। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से वह बुद्ध कहलाए, और उन्हीं को हम इनलाइटनमेंट भी बोलते हैं। और बुद्ध के प्रथम जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उपदेश दिए, तो उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को ना, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ये ध्यान रखना। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब ये जब बताइएगा जब ये हुआ था तो उस टाइम कौन शासक था मगध का? राजगिरी जो है वो मगध की राजधानी थी। इस समय मगध का यही थी अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ये भी बिहार में है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं, और चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर। एक ऑर्डर आपको ये याद रख लेने हैं। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में,
तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो निरंजना नदी के तट पे है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे, एक्शन में ये विश्वास रखते थे। ठीक है, कर्म जैसे बोलते हैं ना, वर्क की जो वर्शिप, उस पर ये विश्वास रखते थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। भरहुत और सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एवरी नेशन ऑफ अगर एशिया भी इनको हम बोलते हैं। हिनायन में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। तो ये हिनायन और महायान जो बौद्ध धर्म में, जब पता होगा, ये भद्रबाहु के टाइम में ये जब का जो है बंटवारा हो गया था, चारों में मतभेद की वजह से। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की। ये हमें ध्यान रखना। विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में ये विहार। नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को जो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और बख्तियार खिलजी जो था वो इसको पता हुआ कि इसको ध्वंस कर दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। के बाद वो कुशीनगर चले गए थे और फिर वहां उनकी हो गई थी। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या फिर आदिनाथ माने जाते। टोटल इसमें 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभ देव हुए और महावीर स्वामी जो हो गए वो इसके 24वें। ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट है, वहाँ पे 599 BC में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख केटक की बहन थी तथा पिता जो इनके थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी, ये भी बिहार में ही है, वहाँ पे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। और वहाँ पे जब हुए तो वो बुद्ध कहलाए हैं और वो लाइटेनमेंट बताया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या साधना के पश्चात तिम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा तब से वह केवलिन कहलाए। ये हमें यहाँ पे फैक्ट 4-5 फैक्ट है, इनको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर बोला जाए कि गौतम बुद्ध की जो तपस्या थी वो 6 वर्ष की थी, इनकी 12 वर्ष की तपस्या थी। ठीक है। कौन सी ग्राम था? जिरिम्भिक ग्राम के पास जो है रिजुपालिका नदी है, वहां पे साल वृक्ष के नीचे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। ठीक है। इन तीनों को जो है वो त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है जैन धर्म। मोक्ष के लिए जो अगर बताया गया है तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में 5 महाव्रत मीन्स क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। आई थिंक पहले से 4 थे और महावीर स्वामी ने शायद ब्रह्मचर्य को बताया यहाँ पे। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट में बताना ये क्या था। ये उन्होंने कौन सा इनमें से 5 में से कौन से मंत्र उन्होंने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति, अच्छा बौद्ध संगीति टोटल कितनी थी? 4 हुई थी, हमने पढ़ा था। और जैन संगीति जो थे प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र। ठीक है। अच्छा, और पाटलिपुत्र में अगर हम बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति जो थी, प्रथम जो था वो राजगिरी, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। और यहाँ पे प्रथम जो होगा जैन संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक और उसके पौत्र
दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक आवास बनाए गए थे। ये हमें ध्यान रखना है। अब पहले इस पे कुछ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, जीविकोपार्जन मीन्स एक तरह से अर्निंग के लिए, जो भी हम कमाते खाते हैं उसके लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को जो है हम उपाध्याय बोलते थे। ठीक है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। मीन्स अभी जैसे होता ना घर में रहकर हम लोग पढ़ते, ऐसे पहले नहीं होता था। जो स्कूल एक आश्रम होती थी, मीन्स इतना से सीधा अगर बोले तो हॉस्टल टाइप व्यवस्था थी, वहां पे रहना पड़ता था, वहीं पढ़ना पड़ता था। ठीक है, यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को जो है हम अर्घ्यायु बोलते हैं। गोपथ ब्राह्मण जो है बेसिकली ये अथर्ववेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक है, ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि, अच्छा ये अथर्ववेद से है तो पता होगा कि जो भी अनुष्ठान ये सब है बेसिकली इसी में ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तांडेय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ये सब बहुत सारे इनका इसमें उल्लेख है। ठीक है, ऐतरेय अब इसमें से समझते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से है, पांडेय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण का अथर्ववेद से। तो हमारा क्वेश्चन यही है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो ये अथर्ववेद से। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा एक बार फिर से बता देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, पांडेय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। क्लियर है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो महाभारत को जो है वो जय संहिता के नाम से भी जानी जाती है। तो प्रारंभिक काल में इसको जो है महाभारत न बोल के इसमें बेसिकली जय संहिता इसको कहा जाता था। ठीक है, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ, 8800 से 24,000, लगभग 3 गुना श्लोक इसमें बढ़ गए। और वर्तमान में जो है अभी महाभारत जो है उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक प्राप्त है। यह अंतिम संस्करण है, ये सतसहस्त्री या महाभारत कहा जाता है। सत मतलब कि 100, सहस्त्र 1000 को गुना कर दीजिए, हो गया 1 लाख। ठीक है, इसमें 1 लाख। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, हमने पढ़ लिया है। बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन है। राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ये मौर्य वंश से हमें पता चला। ठीक है, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्नीदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में अशोक का ही हाथ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। मीन्स टैक्स फ्री रहेगा यहाँ पे आना जाना जो चीजें थी उसके लिए। कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तभी हमने पढ़ा रुम्नीदेयी स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब है बेसिकली बुद्ध, धम्म और संघ मतलब। ठीक है, तो ये थे और थोड़े से कुछ कंसेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं और आगे के जो है इसके जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शैव और भागवत। शैव मीन्स हो गए जो शिव के उपासक थे, और भागवत हो गए एक तरह से हम बोल सकते हैं जो विष्णु के उपासक थे। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है।
ठीक है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति जो थी बेसिकली गुप्त युग में और परवर्ती युग में विशेष रूप से बनाई गई थी। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो अर्धनारीश्वर में यही शिव और पार्वती, शिव मीन्स हो गए ये पुरुष और पार्वती मतलब ये प्रकृति अथवा उसकी शक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया हो। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।